हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मींस जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या फिर उस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर हम उसको किसी बैटरी से अटैच करते हैं, तब उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं और हमें उन्हीं की ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, अगर हम बात करें फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब उस कंडक्टर के अक्रॉस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। मतलब उस कंडक्टर के अक्रॉस आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ। मतलब आपने उसको किसी बैटरी से नहीं अटैच किया हुआ, ना ही आपने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मतलब आपने उसको ना तो किसी बैटरी से जोड़ा, ना ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अक्रॉस कितना है, जीरो है। तब क्या होगा, उसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो रैंडम मोशन में होंगे। रैंडम मोशन का मतलब इधर उधर मूव कर रहे होंगे, लेकिन उनका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा बिटवीन टू कोलिजन। मींस वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से भी कोलाइड करते रहते हैं, और अंदर जो आयंस है या फिर एटम है उस मटेरियल के, उनसे भी कोलाइड करते रहते हैं। लेकिन दो कोलिजन के बीच में जो उनका पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होता है। और ये सब कुछ होता है टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर या फिर उस कंडक्टर का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वे सभी इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, एब्सोल्युटली रेस्ट में आ जाएंगे। मतलब 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मोशन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएंगी, वो एब्सोल्युटली रेस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे थे रैंडम मोशन में है और स्ट्रेट लाइन पाथ होता है बिटवीन टू कोलिजन। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलाइड हुआ है, तो किसी दूसरे से कोलिजन करते टाइम वो कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पे। फिर अगर किसी और से कोलाइड करेगा तो बीच में कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन। फिर किसी और से कोलाइड करेगा तो कैसा पाथ रखेगा, स्ट्रेट लाइन। फिर किसी और से कोलाइड करेगा तो कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन। और फिर किसी और से कोलाइड करेगा तो कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे वो स्ट्रेट लाइन पाथ करता करता नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशंस में होते हैं, लेकिन उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। सो हम कह सकते हैं फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर एवरेज वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है, जीरो होती है, क्योंकि उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होता है, ड्यू टू रैंडम मोशन की वजह से। अब देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के स्पीड की, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो जीरो नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। लेकिन वेलोसिटी जीरो क्यों हुई, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, जीरो हो गया था। लेकिन जो स्पीड होती है वो जीरो नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं थर्मल स्पीड। और जो थर्मल स्पीड होती है वो किसकी वजह से आती है, टेम्परेचर की वजह से आती है। टेम्परेचर की वजह से उनके अंदर कैसी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, मतलब बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और जो थर्मल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से आती है, टेम्परेचर की वजह से आती है। सो टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है, तो टेम्परेचर की वजह से उनके पास थर्मल एनर्जी होगी, और थर्मल एनर्जी की वजह से उनके पास थर्मल स्पीड आएगी। सो जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो जीरो नहीं होती है किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर। लेकिन जो वेलोसिटी होती है एवरेज, वो क्या होती है, जीरो होती है आपकी। अब देखिए, रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी होती है वो नियरली 40 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। 40 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप याद रख सकते हो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर
इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 40 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर हम स्पीड की बात करें जो जीरो नहीं होती है, वो रूम टेम्परेचर पे किस ऑर्डर की होती है, 10⁻³ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अदर्स बुक में 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड भी लिखा हुआ है, वो आप देख लेना ऑप्शन में क्या है। आपके अगर क्वेश्चन आए कि जो थर्मल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की उसका ऑर्डर क्या होता है, 10⁻³ टू 10⁻⁵ भी लिखा हुआ हो सकता है, 10⁻³ टू 10⁻⁴ भी हो सकता है, 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ भी हो सकता है। सो ये बहुत हाई स्पीड होती है और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो टेम्परेचर की वजह से आती है। अब देखिए अगर हम थर्मल स्पीड का जो एक्सप्रेशन टेम्परेचर के साथ देखें, तो जो थर्मल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के। मतलब जो टेम्परेचर है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल स्पीड। उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की किसके इक्वल होती है, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगी, थर्मल एनर्जी के इक्वल होगी। और किसी भी टेम्परेचर टी पे जो थर्मल एनर्जी होती है वो कितनी होती है किसी भी पार्टिकल की, 3/2 KB इंटू टी। और के बी क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और टी क्या होता है, टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर को आपको किस में पुट करना पड़ेगा, केल्विन में। सो आप कह सकते हो कि जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो उसका जो स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, यही कौन सी स्पीड होती है, थर्मल स्पीड होती है। सो अगर आपसे किसी टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड पूछे तो आप इस एक्सप्रेशन से बता सकते हो। जो के बी है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो आपको के बी की वैल्यू भी पता है, टेम्परेचर भी आपको गिवन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है। सो आप जो थर्मल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो आपसे कैलकुलेट करवा सकता है किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन अगर टेम्परेचर से डिपेंडेंसी पूछे तो थर्मल स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के। तो अगर आपसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूछे तो ये यूज कर लेना। अगर आपसे थर्मल स्पीड पूछे किसी टेम्परेचर पे तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये था आपका आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, कि आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके अक्रॉस जीरो हो, मतलब आपने उसको किसी बैटरी से भी नहीं जोड़ा, ना ही उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तब जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। और दो कोलिजन के बीच में जो पाथ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और टेम्परेचर अगर 0 केल्विन हो जाएगा तो वो एब्सोल्युटली रेस्ट में आ जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 0 होगी इस केस में, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। लेकिन स्पीड 0 नहीं होती है, स्पीड जो है टेम्परेचर की वजह से आती है, जो थर्मल एनर्जी होती है वो उसको स्पीड देती है, उसी को हम थर्मल स्पीड कहते हैं। और जो थर्मल स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के। और इस एक्सप्रेशन से आप उसकी थर्मल स्पीड भी निकाल सकते हो। और के बी क्या होता है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और जो आपकी थर्मल एनर्जी थी वो रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है, लगभग 40 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। और जो थर्मल स्पीड थी रूम टेम्परेचर पे लगभग 10⁻³ टू 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है आपकी। अब देखिए अगर हम उस कंडक्टर को किसी बैटरी से अटैच करते हैं, जैसा हमने किया है कि एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को एक बैटरी से अटैच कर दिया, वो बैटरी क्या करेगी, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी। क्योंकि बैटरी का जो बड़ा डंडा है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और छोटे वाले डंडे का पोटेंशियल कम होगा। सो बड़े वाले डंडे का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कंडक्टर के इस एंड का होगा, और छोटे वाले डंडे का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस एंड का होगा कंडक्टर के। क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स
जो होती है उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। सो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा हायर पोटेंशियल्स टू लोअर पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे उनकी जो अफेक्टिव मोशन है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर देगा। और वो जो अफेक्टिव मोशन होगी मतलब उनकी एक किसी डायरेक्शन में मोशन कर देगा, वो किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो उनकी जो अफेक्टिव मोशन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली इस तरफ मूव करने लग जाएंगे। सो जो करंट होगा वो उसके अपोजिट आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, या फिर ये कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो अफेक्टिव मोशन है वो इस साइड होगी तो करंट क्या आएगा, इसके अपोजिट साइड आएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इफेक्टिवली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गए, उनकी अफेक्टिव मोशन किसी डायरेक्शन में होने लग गई, तब क्या आ जाएगा, कंडक्टर के अंदर करंट आ जाएगा। तो जो बैटरी करंट सप्लाई करेगी वो इसके अंदर से फ्लो करके वापिस आ जाएगा, मतलब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने लग गया। और वो क्यों करने लगा, क्योंकि बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करा दी, मतलब उनकी अफेक्टिव मोशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गई, और उसके अपोजिट क्या आ गया, आपका करंट आ गया। मतलब जो हम बैटरी लगाते हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीमलाइन मोशन करा देती है, या फिर उनकी अफेक्टिव मोशन करा देती है। और जो हमने वी जो बैटरी लगाई थी वी वोल्टेज की, वहीं क्या हो जाएगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आ जाएगा, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस आ जाएगा। तो वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। जो कोण मेंटेन करेगा वी ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगी ये बैटरी इस कंडक्टर के अक्रॉस। और यहाँ पर वी अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है, वी बाय एल। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एल क्या है, इसकी लेंथ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस सेटअप होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और कितना होगा, वी बाय एल होगा। और ए क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल क्या है, लेंथ है कंडक्टर की, वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर, आई क्या है, करंट है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए जो हमने अभी लग जो थ्योरी पढ़ी है कि क्या होगा कंडक्टर्स का, अगर ये एक कंडक्टर है, ये पहले रैंडमली ऐसे मूव कर रहा था विद आउट बैटरी, मतलब विद आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन पाथ था, मतलब वो थर्मल स्पीड से मूव कर रहा था विद आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब जैसे ही आपने बैटरी लगाई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मतलब स्पीड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं है, तब उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसे मूव कर रहा था विदाउट बैटरी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगती है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से मूव करने लग जाएंगे। और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल जो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री और 180 डिग्री ना हो, तब जो पाथ आता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। और यहाँ पर पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहा था बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। मतलब इफेक्टिव मोशन जो इलेक्ट्रॉन की है वो कहाँ हो गई, बैकवर्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस साइड लगाया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो इफेक्टिव मोशन है
वो कहाँ हो गई, बैकवर्ड हो गई। और यही क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, कि इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए बैकवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन की जो अफेक्टिव मोशन है वो बैकवर्ड आ गई। इसीलिए अगर किसी बुक के अंदर ऐसा डायग्राम बना हुआ है कि V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हुए दिखाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की अफेक्टिव मोशन है, इफेक्टिव मूवमेंट है उनकी। मूव ऐसे नहीं कर रहे, लेकिन अफेक्टिवली उनकी जो मोशन है वो इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में है। और इलेक्ट्रॉन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट क्या आएगा, इसके अपोजिट आएगा। सो करंट ऐसे मूव करके ऐसे आ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। इसीलिए जितना करंट बैटरी सप्लाई करती है उतना ही करंट बैटरी के पास आ गया। तो बड़े वाले डंडे से करंट निकलता है और छोटे वाले डंडे के अंदर करंट वापस आ जाता है। और जितना करंट आता है उतना ही करंट निकल जाता है, क्योंकि बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई करती है, चार्ज सप्लाई नहीं करती है। मतलब बैटरी जो है चार्ज का सोर्स नहीं है, बैटरी जो है वो एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आए होंगे उनको एनर्जी दे के भेजती है बार बार, और वो एनर्जी इस कंडक्टर में यूज कर ली जाती है अलग अलग वे में। सो हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उनकी जो अफेक्टिव मोशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाती है, और करंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर इलेक्ट्रॉन की अफेक्टिव मोशन है उसके अपोजिट आ जाता है कंडक्टर के अंदर। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, जो टेम्परेचर की वजह से आती है, या फिर हम कह सकते हैं जो थर्मल एनर्जी की वजह से आती है, जिसको हम थर्मल स्पीड कहते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उससे बहुत ज्यादा होती है आपकी थर्मल स्पीड। मींस जो इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻² टू 10⁻⁻³ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन जो थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻³ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड भी लिखा हुआ है किसी बुक में, किसी बुक में 10⁻³ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड भी लिखा है, और किसी बुक में 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड भी लिखा है। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को देख करके जो भी ऑप्शन इसमें से दिखे उसको आप टिक कर सकते हो। हम मान सकते हैं कि इसका जो थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर है वो 10⁻³ टू 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। अब देखिए, हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, ई, कैपिटल ई, टाउ बाय एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इसको हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे, तो उनकी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ये है। और यही उनकी एवरेज फाइनल वेलोसिटी भी होगी। मतलब जो एवरेज तौर पे जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ये मैग्नीट्यूड है। या फिर ये कह लो एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसका ये मैग्नीट्यूड है। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है उनकी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यही क्या होगी, उनकी एवरेज फाइनल वेलोसिटी भी होगी आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर स्मॉल ई क्या है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और उसका भी क्या है, मैग्नीट्यूड है आपका। और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मींस एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लेगा उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, टाउ है। क्योंकि एक कोलिजन करके इलेक्ट्रॉन जब दूसरा कोलिजन करने जाएगा तो उसके बीच का जो टाइम होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम।
और अलग अलग कोलिजन्स में वो अलग अलग टाइम लेगा। सो उनका हमें क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा। इसीलिए हम इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है इलेक्ट्रॉन की आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी की वजह से। और जिसकी वजह से, ड्रिफ्ट होने की वजह से उनके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका एक्सप्रेशन ये है आपका। अब देखिए, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म लिखें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वेक्टर फॉर्म आएगी, माइनस ई, कैपिटल ई के ऊपर वेक्टर लगाएंगे टाउ बाय एम। ये जो माइनस साइन है ये कहता है जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, जो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो उसके अपोजिट आएगी। यही हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हुए थे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुए थे। तो ये क्या है, उसकी वेक्टर फॉर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ये एवरेज फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम फाइनल वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी उनका जो एवरेज था वो जीरो था बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो उनके अंदर एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वही क्या होगी, उनकी एवरेज फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के एक्सप्रेशन में जो ई टाउ बाय एम था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाय एल लिख सकते हैं। तो वी बाय एल हमने रख दिया, तो ये क्या बन गया, ई टाउ कैपिटल वी बटे में एम एल। और यहां से हम देख सकते हैं, अगर आपने जो बैटरी लगाई है वो ज्यादा वोल्टेज की लगाई है, या फिर ये कह दो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने उसके अक्रॉस लगाया है, मींस अगर आप ज्यादा बड़ी बैटरी लगाओगे किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी कंडक्टर के अक्रॉस। और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी। ज्यादा फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा स्पीड से क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। मतलब अगर बड़ी बैटरी अगर आप लगाओगे, ज्यादा वोल्टेज की अगर बैटरी लगाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगा। या तो यहां से समझ लो V ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, या फिर ये समझ लो बैटरी बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अक्रॉस वो ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। सो ज्यादा वेलोसिटी आएगी उनकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही हम समझ सकते हैं। और ज्यादा अगर स्पीड से ड्रिफ्ट होंगे तो करंट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और अगर अगर जो आपने बैटरी लगाई है उसकी वोल्टेज अगर कम है, मतलब अगर आपने छोटी बैटरी लगाई है, कम वोल्टेज की अगर बैटरी लगाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा कंडक्टर के अक्रॉस वो कम होगा। कम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या आएगी, कम आएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम आएगी तो वो कम तेजी से ड्रिफ्ट होंगे, और कम तेजी से ड्रिफ्ट होंगे तो उनका करंट भी क्या आएगा, कम आएगा उस कंडक्टर के अंदर। और ये तो हम नेचुरल भी सोच सकते हैं कि छोटी बैटरी लगाओगे तो करंट कम आएगा, बड़ी बैटरी लगाओगे तो करंट ज्यादा आएगा। अब देखिए, हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था, दो कोलिजन के बीच में जो लगने वाला टाइम है वो चेंज हो जाता है। और टाउ के चेंज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड थी, कौन से वाली, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल स्पीड थी वो बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, क्योंकि जो थर्मल स्पीड थी वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो थर्मल स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाएगी, और थर्मल स्पीड के बढ़ने से
वो दो कोलिजन के बीच में जो लगने वाला टाइम है वो कम हो जाएगा। सो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने से। और अगर टाउ कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस टेम्परेचर बढ़ने से जो थर्मल स्पीड है वो तो बढ़ती है, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम होती है। और टेम्परेचर के कम होने से इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल स्पीड है वो कम हो जाएगी, और थर्मल स्पीड कम होने से जो टाउ है वो बढ़ जाएगा। मींस टेम्परेचर कम होने से टाउ बढ़ता है, और टाउ के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो टेम्परेचर बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है, टेम्परेचर कम करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो ये इफेक्ट था टेम्परेचर का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो आप क्वेश्चन के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि वो टेम्परेचर के बढ़ाने से किस पे इफेक्ट पूछ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे पूछ रहा है या थर्मल स्पीड पे पूछ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल स्पीड पे पूछ रहा है तो बढ़ेगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे पूछ रहा है तो घटेगी आपकी। अब देखिए हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि जो मीन फ्री पाथ क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी से कोलाइड होकर किसी और से कोलाइड करने जाएगा, तब जो वो पाथ कैसा होगा, उसका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। और उस केस में जो वो दूरी तय करेगा वो होता है फ्री पाथ। और वो इससे टकरा के किसी और से टकराने जाएगा, तब वो कितनी दूरी तय करेगा, वो होता है उसका फ्री पाथ। तो लैम्डा 1 मान लेते हैं, यहाँ पे दूरी तय की, लैम्डा 2 यहाँ पे की, लैम्डा 3 यहाँ पे की। तो ऐसे मान लेते हैं उसने n कोलिजन किए, और पहले में लैम्डा 1 दूरी तय करी, दूसरे में लैम्डा 2, तीसरे में लैम्डा 3, चौथे में लैम्डा 4, एंड सो ऑन, ऐसे लैम्डा n आ जाएगा आपका। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, उन सभी का आपको मीन लेना होगा। तो लैम्डा जो होता है वो होता है मीन फ्री पाथ, जो किसके इक्वल होगा, इन सभी का एवरेज होगा। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 एंड शोन लैम्डा n बाय n। तो हमारा जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और गुणा में जो टाइम लगता है दो कोलिजन के बीच में, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उसको लिख लेंगे। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, ई टाउ बाय एम, और गुणा में क्या लिख देंगे, टाउ। तो जो मीन फ्री पाथ है इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, ई कैपिटल ई टाउ स्क्वायर बाय एम। तो इस तरह से हम मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कि लैम्डा जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाउ के स्क्वायर के। लैम्डा जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। तो अगर आपसे कह दे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको आपने दुगुना कर दिया, या बैटरी की वोल्टेज को दुगुना कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, V बाय एल। अगर आपसे कही बैटरी की जो वोल्टेज है वो दुगनी कर दी, बैटरी की वोल्टेज दुगनी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दुगनी हो जाएगी, और ये दुगनी होने से जो मीन फ्री पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की जो डिपेंडेंसी है वो आप बता सकते हो मीन फ्री पाथ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझा, कि कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो होगी, क्योंकि वो रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उनका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, लेकिन इफेक्टिव मोशन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म देखी, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, हमने पोटेंशियल का इफेक्ट देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखा, और फाइनली हमने मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी समझा। सो थैंक यू सो मच अगेन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।